हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है परसेंटेज और इसमें आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 से। क्या कह रहे हैं देखिए, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। एक आदमी जो है अपनी इनकम का 60% भाग, अपनी आय का 60% भाग खर्च कर देता है। इफ़ हिज इनकम इज़ इंक्रीज्ड बाय 15%, अगर उसकी आय जो है उसमें 15% की वृद्धि हो जाती है। एंड हिज एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 15%, और उसका जो खर्चा है वो उसमें भी 15% की वृद्धि हो जाती है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग्स। तो उसकी जो सेविंग्स है, जो उसने पैसा जोड़ा है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बताइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कहा है इसने। अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। 60% कितना होता है? देखिए फ्रैक्शन में 60% होता है 3/5, यानी अगर इनकम 5 रुपये थी तो उसमें से वो खर्च कर रहा है, स्पेंड मतलब खर्च कर रहा है 3 रुपये। तो परसेंटेज टॉपिक है, इसलिए हम 5 और 3 जो अनुपात है इनकम और एक्सपेंडिचर का, उसको 100 के बेस पे लेके चलेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि इनकम अगर 500 रुपये थी तो एक्सपेंडिचर उसका 300 रुपये था। अब देखिए, जो आपकी आय हो रही है और उसमें से अगर आप एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो आपके पास सेविंग यानी आपकी बचत आती है। 500 में से 300 रुपये खर्च कर दिए तो बचे कितने? 200 रुपये। ये बात मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। आगे समझते हैं इसने क्या कहा है। इफ़ हिज इनकम इज़ इंक्रीज्ड बाय 15%, आय जो है उसमें 15% की वृद्धि हो जाती है। देखिए आय कितनी थी? 500 रुपये। 15% का मतलब क्या होगा? यानी प्रत्येक 100 पे 15 रुपये, तो 500 पे कितने होंगे? 75 रुपये की वृद्धि हो जाती है इसकी आय में। तो एंड हिज एक्सपेंडिचर इज़ ऑल्सो इंक्रीज बाय 15%, और जो उसका खर्च था उसमें भी 15% की वृद्धि हो जाती है। 100 पे 15 रुपये, प्रतिशत मतलब क्या होता है? 100 पे कितने रुपए? तो 100 पे यहाँ 15 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो 300 पे कितने की होगी? 45 रुपये की। तो हम कह रहे हैं उसकी आय में, सेविंग में कितनी वृद्धि हो जाएगी। देखिए 75 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा है और 45 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, तो 75 में से 45 माइनस करेंगे तो उसकी सेविंग होगी 30 रुपये एक्स्ट्रा। तो हम कह रहे हैं अब वो कितने रुपए सेविंग कर रहा होगा? 230 रुपये। तो सेविंग में बताना है परसेंटेज चेंज कितना आएगा। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन ए सेविंग। तो लिख लेते हैं परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स। कितने रुपए का चेंज आ रहा है? 30 रुपये का चेंज आ रहा है। और सेविंग पहले कितनी थी? देखिए बेस वैल्यू यानी पिछले वाली जो वैल्यू है उस पर हम चेंज देखते हैं। तो बेस वैल्यू थी 200 इंटू 100। 00 से 00 कैंसिल आउट। 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 15% का इंक्रीमेंट होगा इसकी सेविंग में। ये बात हमें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 56 नंबर। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। एक आदमी जो है अपनी इनकम का 75% भाग खर्च कर देता है। एंड इफ़ हिज इनकम इज़ इंक्रीज्ड, अगर उसकी इनकम को बढ़ा दिया जाता है कितना? 20%। एंड एक्सपेंडिचर इज़ इंक्रीज्ड बाय 10%, और उसका जो खर्च है वो भी 10% बढ़ जाता है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग। तो उसकी जो बचत है उसमें प्रतिशत वाइज कितना बदलाव आएगा। फिर से हम देख रहे हैं क्या कहा है इसने। अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। 75% देख लेते हैं कितना फ्रैक्शन होता है। 75% होता है 3/4। तो हम ये कहते हैं कि अगर उसकी इनकम 4 रुपये थी तो उसमें से खर्च कितना कर रहा है वो? एक्सपेंडिचर कितना है उसका? 3 रुपये। तो इसको 3 और 4 को भी 100 के बेस पे यानी 100 के मल्टीपल पे लेके चलेंगे। तो हम कह रहे हैं कि इनकम अगर कितनी थी? इनकम अगर थी 400 रुपये तो खर्चा कर रहा था कितना? 300 रुपये। खर्चा कितना था? 300 रुपये। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हमारे पास आ जाएगी सेविंग्स। खर्चे जो भी आय हो रही है उसमें से अगर खर्चा हटा दे तो हमारी बचत आ जाएगी। तो 400 में से 300 रुपये खर्च कर रहा था तो बचा कितने रहा था? 100 रुपये। अब हुआ क्या? इफ़ हिज इनकम इज़ इंक्रीज बाय 20%, इनकम में जो 400 रुपये थे उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है। 20%, 100 पे 20 रुपये, तो 400 पे
80 रुपये की वृद्धि हो गई इसकी इनकम में। एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 10%, एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि हो रही है। देखिए 100 पे 10 रुपये तो 300 पे 30 रुपये की वृद्धि हो गई। आप क्या कह रहे हैं, देखिए 80 इनकम बढ़ी तो खर्चा भी 30 रुपये बढ़ गया, तो बचत कितनी होगी, बचत कितनी होगी यहाँ पे 50 रुपये, तो बचत बढ़ जाएगी इसकी 50 रुपये, यानी अब बचत 150 रुपये होनी चाहिए। तो परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स, ये कितना आ जाएगा, 50 रुपये की बचत हो रही है एक्स्ट्रा 100 पे इंटू 100, 00 से 00 कैंसिल, यानी इसकी बचत में 50% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। 57 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ मैन स्पेंड्स 5700, कितने रुपए खर्च करता है, 5700 रुपये खर्च करता है, आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ 8550, कितने में से, जो उसकी आय है वो है 8550, उसमें से 5700 रुपये खर्च कर देता है। इफ़ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर उसकी आय और खर्च में बढ़ोतरी हो जाती है, इंक्रीज बाय 19% एंड 13% रेस्पेक्टिवली, इनकम में बढ़ोतरी हो रही है 19% की और खर्चे में बढ़ोतरी हो रही है 13% की। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स, तो उसकी जो बचत है उसमें कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। तो फिर से हम देखते हैं कि इनकम उसकी कितनी थी। देखिए अब पहले तो हमें वैल्यू जो दे रखी थी वो परसेंटेज वाइज हम निकाल लेते हैं कि फ्रैक्शन में 75% कितना होगा या 60% कितना होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसी कोई वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करना चाहिए ये समझते हैं। इनकम है 8550 और एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, स्पेंड कितना कर रहा है 5700 रुपये, एक्सपेंडिचर इसका खर्च जो है वो है 5700 रुपये। हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात निकाल लेते हैं, रेशियो, जैसा ऊपर कर रहे थे, ऊपर तो परसेंटेज वाइज कर रहे थे, यहाँ पे रेशियो वाइज करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, डिवाइड कीजिए इसको, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76 और 19 5 जा 95। अब किससे डिवाइड हो सकता है, 15 से, 15 3 जा 45 और 15 2 जा 30। तो हम ये कहेंगे इसकी इनकम और एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है वो 3:2 होना चाहिए। और क्योंकि परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है तो हम इनकम को मानेंगे यहाँ पे 300 रुपये और एक्सपेंडिचर को मानेंगे 200 रुपये। ये बात क्लियर है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर आती है हमारे पास सेविंग। देखिए 300 में से 200 रुपये खर्च कर दिए तो बचे कितने, 100 रुपये। अब क्या कहा इसने, इफ़ इज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 19%, इनकम में 19% की बढ़ोतरी है, 19%। देखिए 100 पे 19 रुपये तो 300 पे 19 दिए 57 रुपये की बढ़ोतरी होगी। एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी, अब देखिए इनकम ज़्यादा होगी तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं आदमी के, 13% खर्चे बढ़ रहे हैं। पहले 200 रुपये थे, अब इसमें 13% की बढ़ोतरी होगी, तो 100 पे 13 रुपये तो 200 पे 26 रुपये। जो भी बढ़ोतरी है 57 रुपये की इनकम में बढ़ोतरी है, खर्चे में बढ़ोतरी हुई 26 रुपये की, तो सेविंग में जो बढ़ोतरी होगी वो कितने रुपए की हो जाएगी, 57 माइनस 26 दैट इज़ 31 रुपीज़। तो अब क्या हुआ, फिर से देखते हैं, परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 31 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है 100 पे इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी 31% का इंक्रीमेंट है इसकी सेविंग्स में। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस जब आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे उनको भी आप अच्छे से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ रहे हैं। इसमें कह रहे हैं द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ इंक्रीज्ड बाय 16.2/3%। एक शहर की जनसंख्या 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में। डिक्रीज बाय 37.1/2% इन सेकेंड ईयर, और 37.5% घट जाती है, कम हो जाती है दूसरे साल में। एंड इंक्रीज्ड बाय 57.1/7% इन द थर्ड ईयर, और तीसरे साल में बढ़ जाती है जनसंख्या 57 से 1/7%। देन फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो अभी की पॉपुलेशन बताइए उसकी।
if after 3 years the population will become 1,65,000, यदि 3 साल के पश्चात जनसंख्या 1,65,000 हो जाती है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए इसके मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। पहले ये फर्स्ट मेथड देख लेते हैं। 16 2/3% का मतलब क्या होता है? 16 2/3% होता है 1/6 फ्रैक्शन। इसमें बढ़ रही है, यानी ओरिजिनल अगर 6 थी तो अब 1 का इंक्रीमेंट है। फिर दूसरे साल में 37 1/2% डिक्रीज़ होती है। 37 1/2% का मतलब क्या हुआ? देखिए 1/8 होता है 12 1/2%, तो उसका 3 गुना हो गए, तो ये है 3/8, यानी अब घट रही है। ओरिजिनल अगर 8 थी तो उस पर 3 घट जाएगा। और तीसरी बारी में क्या कह रहा है? 57 1/7% इन द थर्ड ईयर। 57 1/7% देखते हैं कितना फ्रैक्शन होता है। ये होता है आपका 4/7 फ्रैक्शन, यानी ओरिजिनल अगर 7 थी तो उस पर इंक्रीमेंट होगा 4 का। तो देखिए इन्हीं ये प्रेजेंट और ये फाइनल, ठीक है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर 6 थी तो 6 पे 1 की वृद्धि हुई तो 1 साल बाद 7 हो जाएगी। 37 1/2% का अब क्या है? डिक्रीज हो रहा है, यानी प्रेजेंट अगर 8 थी तो उस पर 3 की कमी हो जाएगी तो रह जाएगी 5। तीसरे केस में क्या कह रहा है? 57 1/7% इंक्रीज़ है, यानी प्रेजेंट अगर 7 थी तो अब 7 पे 4 बढ़ेगी तो हो जाएगी 11। इनमें हम इन कॉलम वाइज इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करने में जो चीज़ कॉलम वाइज इनमें समान होगी उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम रेशियो निकालेंगे फाइनली। तो 8 6 जा 48 अगर प्रेजेंट थी तो 11 5 जा 55 फाइनल पॉपुलेशन है। और फाइनल है कितनी हमारे पास? 1,65,000। तो हम यहाँ पे हम कहेंगे कि 55 यूनिट जो है वो 1,65,000 के बराबर है, 1,65,000 के बराबर है। 55 से डिवाइड कीजिए, 3 बार कटेगा तो 1 यूनिट बराबर आ गई आपके पास 3000। तो 48 यूनिट कितनी होगी? 48 यूनिट, क्योंकि हमें प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालनी है, तो 48 यूनिट यहाँ कितनी हो जाएगी? 48 इंटू 3000, 48 दिए 144 और 3 जीरो ये आ जाएंगी, तो 1,44,000 ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है, ठीक है। दूसरा मेथड जो है वो भी समझ लेते हैं इसी क्वेश्चन में, सेकंड मेथड। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा मेथड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। देखिए इनिशियल प्रेजेंट पॉपुलेशन हमने मान ली x। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, इलेक्शन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें हमने इसका यूज़ किया था। अब क्या कह रहे हैं? 6 थी और 1 बढ़ गई तो 1 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 7/6। दूसरे साल अगर 8 थी तो 3 कम हो जाएगी, तो दूसरे साल के अंत में अगर देखें तो पॉपुलेशन हो जाएगी 3 कम, यानी 5/8 हो जाएगी 1 साल बाद की पॉपुलेशन का। तीसरे साल अगर बात करते हैं 7 थी तो 4 बढ़ी, यानी अगर 7 ओरिजिनल थी तो 4 बढ़ेगी, तो यानी 2 साल बाद की जो पॉपुलेशन थी ये वाली, इस पे इंक्रीमेंट होगा 4 का, तो पॉपुलेशन हो जाएगी 11/7 और हो कितनी जाती है? 1,65,000 हो जाती है 3 साल के बाद। 7 से 7 कैंसिल आउट, 11 से डिवाइड करते हैं इसको, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 000, 5 3 जा 15, x बराबर 8 6 जा 48 इंटू 3000, दैट इज़ 1,44,000। ये थी उसकी शहर की प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, डायरेक्टली कुछ वैल्यूज़ तो कैंसिल आउट भी हो जाएंगी। वैसे ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसके 2 तरीके थे शॉर्टकट के, ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। ये कह रहा है अ मैन स्पेंड्स 5% ऑफ हिज टोटल इनकम इन ट्रैवलिंग। अपनी टोटल इनकम का 5% ट्रैवलिंग पे खर्च कर देता है, एंड 20% ऑफ रेस्ट इन फूड। बचे हुए का 20% किस पे खर्च करता है? खाने पे खर्च करता है।
देन ही डोनेट्स ₹120, इसके बाद वह 120 रुपये दान कर देता है। एंड ही स्टिल लेफ्ट विद ₹1400, अभी भी उसके पास 1400 रुपये बचते हैं। फाइंड हिज इनकम, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो पहले इस वाले मेथड से कर लेते हैं, फर्स्ट मेथड से, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करके दिखाऊंगा। फर्स्ट मेथड से क्या कह रहे थे कि 5% ऑफ इस टोटल इनकम का 5% किस पे खर्च कर देता है? ट्रैवलिंग पे। तो 5% कितना होता है? 5% होता है 1/20 फ्रैक्शन, ठीक है। यानी 20 में से अब इसकी इनकम कितनी रह गई? 1 रुपये इसने ट्रैवलिंग पे खर्च कर दिया। तो ये तो थी इसकी इनिशियल और ये फाइनल जो उसके पास बचती है, ठीक है। 20 में से 1 रुपये खर्च कर रहा है तो बचेंगे 19। एंड 20% ऑफ द रेस्ट इन फूड, 20% कितना होता है? 20% होता है 1/5, यानी 5 अगर इनकम थी तो 5 में से 1 रुपया इसने किस पे खर्च कर दिया? खाने पे। तो बचे कितने? 4। इनमें देखिए कॉलम वाइज देखते हैं क्या कॉमन है? 4। तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। अब इनको इंटू कर लेते हैं, 5 5 जा 25 और 19 इंटू 1 तो 19 ही रहेगा। यानी इनिशियल इनकम अगर इसकी 25 रुपये थी तो अब इसके पास 19 रुपये बचने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने डोनेशन नहीं किया, तो जो डोनेशन नहीं किया है उसको हम किस में ऐड कर लेते हैं? जितना पैसा उसके पास फाइनली बचता है। यानी 1400 रुपये तो इस पर बच ही रहे हैं, और 120 रुपये अगर ये डोनेट ना करता तो इस पर कितने रुपये बचते? 1520 रुपये। अब लेफ्ट मतलब बचना, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि 19 यूनिट जो है वो 1520 रुपये के बराबर है। 19 8 152, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 80 रुपीज़ के। और इनकम कितनी थी? इनकम थी इसकी 25 यूनिट, तो 25 यूनिट कितना हो जाएगा? 25 इंटू 80, 25 8 200, तो इसकी इनकम थी 2000 रुपये। क्लियर? इसी को अब सेकंड मेथड से करके देखते हैं। सेकंड मेथड क्या था? देखिए सेकंड मेथड में हम फ्रैक्शन की हेल्प से क्वेश्चन को कर रहे थे। देखिए इनिशियल इनकम हमने मानी कुछ थी इसकी x, ठीक है। इसमें से 5% ये किस पे खर्च कर देता है? ट्रैवलिंग पे। 5% मतलब 1/20, यानी अगर 20 इसकी इनकम थी तो उसमें से 1 रुपये इसने ट्रैवलिंग पे खर्च कर दिया, तो बचे अब कितने? 19। जो बचे में से रेस्ट में से 20% किस पे खर्च कर रहा है? फूड पे। 20% मतलब 1/5, यानी इनकम अगर अब 5 रह गई तो उसमें से 1 रुपये इसने खर्च कर दिया, तो अब इस पे कितने बच रहे हैं? 4 रुपये। जो इस पे पैसा बचा इसमें से इसने 120 रुपये डोनेट कर दिया और इसके पास अभी भी 1400 रुपये बच जाते हैं। 4 से 5 टाइम्स 20, 19/25 x बराबर ये 120 इसमें ऐड हो जाएगा 1520। 19 से अगेन 8 टाइम्स आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। x इक्वल टू 25 8 200 और 1 0 ये आ जाएगी। तो इनिशियल इनकम इसकी कितनी थी? 2000 रुपये। तो आप या तो इस मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं या इस मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ रहे हैं। इसमें कह रहा है एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टर हैज़ सर्टेन लेंथ ऑफ वायर। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ वायर थी, उसकी कुछ लंबाई थी। 10% ऑफ द वायर हैज़ स्टोलन, जिसमें से 10% जो तार है वो चुरा ली जाती है। एंड 70% ऑफ द रिमेनिंग वॉज सोल्ड आउट, और बचे हुए का 70% बेच दिया जाता है। फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर, तो जो तार थी उसकी ओरिजिनल लंबाई, वास्तविक लंबाई कितनी थी? इफ़ 810 मीटर वायर इज़ स्टिल लेफ्ट, यदि उसके पास अभी भी 810 मीटर लंबी वायर बचती है। तो हम कह रहे हैं मान लो ओरिजिनल लंबाई x थी, x में से 10% चोरी हो जाती है। 10% कितना भिन्न होता है? फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/10। 10 में से 1 चोरी हो जाती है, तो बची कितने पास कितनी उसके पास? 10 में से 9 उसके पास बचती है। अब जो बची उसका 70% बेच दिया जाता है। 70% कितना फ्रैक्शन होता है? देखिए 70% होता है
7/10 फ्रैक्शन, यानी 10 में से 7 बिक जाती है। देखिए जो बची थी उसमें से 10 में से 7 अगर बिक जाती है तो बची कितनी है, अब 10 में से 3 बची है, और बच कितनी रही है 810 मीटर। 9 तिये 27 और 27 तिये 81, ठीक है। देखिए 9 3 जा 27 और 27 का 3 टाइम्स कितना होगा 81, 0 ही आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3000 मीटर, यानी उसके पास जो ओरिजिनल तार की लंबाई थी वो कितनी थी 3000 मीटर। तो आप देख पा रहे हैं कि फ्रैक्शन की हेल्प से क्वेश्चन कितने जल्दी सोल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी। एक लाइब्रेरी के अंदर 20% जो पुस्तकें हैं वो हिंदी में लिखित हैं। 50% ऑफ द रिमेनिंग, बची हुई का 50% इन इंग्लिश, बची हुई का 50% जो है वो इंग्लिश में लिखी गई हैं। एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच, और जो उसके बाद भी बच जाती है, इंग्लिश के बाद भी जो बच जाती हैं उसमें से 30% जो हैं वो फ्रेंच में लिखी गई हैं। एंड द रेस्ट, और जो बची हुई हैं वो 6300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेजेस, यानी जो बची हुई 6300 पुस्तकें हैं वो क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी गई हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो आपने बताना है कि लाइब्रेरी के अंदर टोटल कितनी किताबें हैं। सबसे पहले देखते हैं 20%। 20% कितना फ्रैक्शन होता है, 20% होता है 1/5। अब क्या कह रहे हैं, अगर लाइब्रेरी के अंदर ओरिजिनली x नंबर ऑफ बुक्स थी तो उसमें से 20% किस में थी, हिंदी में। 20% मतलब 5 में से 1, 5 में से 1 अगर हिंदी में थी तो बचेंगी कितनी, 5 में से 4 बच जाएंगे। बची हुई का रिमेनिंग का 50% किस में, इंग्लिश में। 50% मतलब 50% होता है 1/2 फ्रैक्शन, यानी अगर 2 बची हैं तो 2 में से 1 इंग्लिश में है। अगर 2 में से 1 इंग्लिश में है तो बची हुई दूसरी अन्य लैंग्वेज में होंगी, तो ये बची हुई रह जाएंगी। अब क्या कहा इसने, 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच। 30% ऑफ द रिमेनिंग, 30% कितना होता है 3/10 फ्रैक्शन, 10 में से 3 फ्रेंच में है, तो जो बची हैं उसमें कितनी बचेंगी, 10 में से 7 बच जाएंगी, क्योंकि 3 तो जा चुकी फ्रेंच में। एंड द रेस्ट 6300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेजेस। अब ये जो बची हुई हैं ये किस में हैं, ये हैं रीजनल लैंग्वेजेस में 6300। चलिए डिवाइड करते हैं। 7 9 जा 63, 2 जा 4 और 2 से कट जाएगा 90, 45 बार तो आया 450। तो x बराबर 45, 0, 10 5 जा 50, करिए इसको मल्टीप्लाई, 00 तो ऐसे ही आ जाएगी। 5 चौका 20 और 5 पंजे 25, तो 225। तो पुस्तकालय के अंदर टोटल किताबें कितनी हैं, 22,500। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे आ रहे हैं। इसमें कह रहा है अ मैन्युफैक्चरर सोल्ड हिज गुड्स टू द होलसेलर। एक मैन्युफैक्चरर जो है, जो बनाने वाला है, अपने सामान को होलसेलर को बेचता है एट 25% प्रॉफिट, 20% के लाभ पर। एंड द होलसेलर, और जो होलसेलर है वो किसको बेचता है, वो रिटेलर को बेचता है एट 20% प्रॉफिट, 20% के लाभ पे बेचता है ये। एंड द रिटेलर सोल्ड इट टू द कस्टमर, और रिटेलर किसको बेच रहा है, कस्टमर को बेच रहा है, कितने पे, 28% के लाभ पे। फाइंड द सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य ऑफ द गुड्स, सामान का क्रय मूल्य बताइए फॉर मैन्युफैक्चरर, बनाने वाले के लिए। इफ़ द कस्टमर पेड ₹9600 फॉर इट, यदि जो ग्राहक है वो उस सामान को खरीदने के लिए 9600 रुपये पे करता है। तो हम कह रहे हैं मैन्युफैक्चरर के लिए अगर उसका प्राइस था x, मैन्युफैक्चरर के लिए अगर प्राइस था x, तो कितने पे बेच रहा है, होलसेलर को 25% के प्रॉफिट पे। 25% कितना होता है, देखिए 25% 1/4 फ्रैक्शन, यानी कोई चीज़ 4 की थी उसको उसने कितने पे बेच दिया, बढ़ा के बेचा, 4 पे 1 की कमाई की, तो कितने पे बेच रहा है, 4 की चीज़ को 5 पे बेच रहा है। एंड द होलसेलर सोल्ड इट टू द रिटेलर एट 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट कितना होता है, 20% मतलब 1/5, यानी 5 की अगर इसने खरीदी तो ये आगे 1 रुपये बढ़ाकर बेचेगा, तो ये कितने की बेचेगा, 5 की चीज़ को 6 रुपये में बेचेगा।
एंड द रिटेलर सोल्ड इट टू द कस्टमर एट 28% प्रॉफिट। ये बेचता है 28% के प्रॉफिट पे। 28% कितना फ्रैक्शन होगा? देखिए जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 करिए डिवाइड। 4 से 4 7 जा 28 और 4 से कटेगा 25 बार। यानी कोई चीज़ अगर 25 की थी तो इसने 7 बढ़ाकर बेची, तो 25 पे 7 का इंक्रीमेंट है। 25 पे 7 का इंक्रीमेंट मतलब क्या हुआ, 25 की चीज़ को 7 बढ़ा के 32 पे बेचेगा। यानी कस्टमर ने इतना पैसा पे किया होगा सामान को ख़रीदने के लिए, और कस्टमर ने पेमेंट कितनी की है, 9600 रुपये की, 9600 की। कर लेते हैं इसको डिवाइड। 32 3 96, ठीक है, 6 पंजे 30 और ये 30 मिला के 300 को काटेगा तो 10 बार काट देगा, ठीक है। x बराबर 10 इंटू 25 चौका 100 पंजे 500 बराबर 5000। यानी मैन्युफैक्चरर को जो यानी बनाने वाले के लिए जो टोटल लागत आई थी वो 5000 रुपये की थी। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए स्पेंड्स 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स। ए जो है अपनी इनकम का 50% भाग हाउस होल्ड आइटम्स यानी घर के सामान पर खर्च करता है। एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग, और बचे हुए में से 50% ऑन ट्रांसपोर्ट, 50% यातायात पे खर्च करता है। 25% ऑन एंटरटेनमेंट, 25% मनोरंजन पे खर्च किया जाता है। 10% ऑन स्पोर्ट्स यानी खेल कूद पे खर्च करता है 10%। एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹900 इज़ सेव्ड, और बचा हुआ 900 रुपये जो है वो वह बचाता है, सेव कर लेता है। व्हाट इज़ मिस्टर एज मंथली इनकम, तो जो ये ए है इसकी मंथली इनकम कितनी होगी? देखिए इनकम जो भी होगी वो अपने आप में 100% वैल्यू होगी, और लेट्स से इट इज़ x। क्लियर? अब इसने क्या किया, ए स्पेंड्स 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स। 50% हाउस होल्ड आइटम्स, HI से डिनोट कर रहे हैं, 50% इसने हाउस होल्ड आइटम पे खर्च कर दिया। एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना बचा इसके पास, रिमेनिंग बच रहा है इसके पास 50%। इस 50% में से क्या करता है, रिमेनिंग 50% ऑन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट पे इसने खर्च किया कितना, 50%, ठीक है। 25% ऑन एंटरटेनमेंट। अब देखिए अब आगे रिमेनिंग का कोई जिक्र नहीं हुआ, यानी 25% जो खर्च किया गया है इस रिमेनिंग वाले 50% में से खर्च किया गया है। तो किस पे खर्च कर रहा है, एंटरटेनमेंट, ई से डिनोट कर लेते हैं। 25% इसने एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया। 10% ऑन स्पोर्ट्स, इसी में से स्पोर्ट्स पे कितना खर्च हो रहा है, 10%, और बच कितने इस पे रहे हैं, 900 रुपये। यानी इसी में से 900 रुपये भी ये एक तरीके से ये इसकी सेविंग है। क्लियर? तो सेविंग कितनी होगी, सेविंग है देखिए 900 रुपये। तो ये जो 900 रुपये होगा ये एक्चुअल में होगा कितना, ये कितनी वैल्यू है, ये वैल्यू है 50 और 25 75 और 10 85, यानी 85% तो हो गई। यानी ये 900 क्या होगा, ये होगा 15%। किस वैल्यू का, इस वाली वैल्यू का। तो हम ये कहेंगे कि जो भी टोटल इनकम थी उसका 50% यानी रिमेनिंग भाग जो है, रिमेनिंग भाग का भी 15% वो क्या है, वो 900 रुपये है, वो इसकी सेविंग है एक तरीके से। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। इनकम जो थी वो हमने मानी 100%, लेट्स से इट इज़ x। उस x में से हाउस होल्ड आइटम पे वो 50% खर्च करता है, और जो बचा हुआ 50% है उसको कुछ इस तरीके से खर्च करता है। कैसे, इस 50% का 50% ट्रांसपोर्ट पे, इसी 50% का 25% एंटरटेनमेंट पे, और इसी 50% का 10% स्पोर्ट्स पे खर्च किया जाता है, और उसके पास सेविंग हो जाती है 900 रुपये। अब हम ये कह रहे हैं कि ये 50% भी अपने आप में 100% वैल्यू होगी, ये रिमेनिंग अमाउंट है। अब टोटल कितना खर्च कर चुका, 50 और 25
75% प्लस 10 85%। और अगर ये वैल्यू अपने आप में 100% होगी तो 100% में से 85% माइनस हुआ तो बचा हुआ 15% वो 900 के इक्विवेलेंट होगा। तो ये 900 वैल्यू क्या है, ये 900 क्या है, 15% ऑफ 50% ऑफ x। यही हमने लिखा कि 900 क्या है, 15% ऑफ 50% ऑफ x। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट, 15 6 90, 5 से 2 टाइम्स 10, तो x इक्वल टू 6 2 12, 12,000 रुपये इसकी क्या आ जाएगी, मंथली इनकम आ जाएगी। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन सोल्व हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्या कह रहा है, मिस्टर ए स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। फिर से क्या मान रहे हैं, इनकम को मान लेते हैं 100% वैल्यू होती है अपने आप में, और लेट से इट इज़ x। इसका 20% ये फूड पर खर्च करता है, 20% किस पे खर्च हो रहा है, फूड के ऊपर, खाने पे खर्च हो रहा है, एंड 15% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। 15% किस पे खर्च हो रहा है, चिल्ड्रंस एजुकेशन पे। 40% ऑफ द रिमेनिंग, अब देखिए यहाँ पे कितना जा चुका है, ये 35% पैसा जा चुका है। अब रिमेनिंग कितना बचा, 100% वैल्यू थी, 100 में से 35% जा चुका है, तो बचा कितना है, अब 65% इसके पास पैसा रिमेनिंग है। 65 का भी कितना, 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट पे जा रहा है 40% रिमेनिंग का। एंटरटेनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर, यानी इसके साथ ट्रांसपोर्ट भी ऐड है। 30% ऑन मेडिकल, और 30% किस पे जा रहा है, मेडिकल पे, यानी ये मेडिकल पे वैल्यू हो गई 30%। चलो, ही इज़ लेफ्ट विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 8,775, उसके पास 8,775 रुपये बचते हैं। व्हाट इज़ मिस्टर एज मंथली इनकम, तो ए की मंथली मासिक आय आपने बतानी है यहाँ पे। अब देखिएगा ये 65% भी जो होगा अपने आप में क्या होगा, 100% वैल्यू होगी जो रिमेनिंग है। जैसे हमने इसको भी 100% माना था ना, तो ये भी अपने आप में 100% होगी। 100% में से 70% निकल गया, तो इधर वैल्यू जो बचेगी वो कितनी बचेगी, 30%, और ये क्या होगी, यही होगी सेविंग। ये 30% होगी सेविंग। अब ये 30% है क्या, 30% ये वाली वैल्यू है। तो मासिक आय x मानी थी, x का 65% का, x का भी क्या निकाला 65%, और उस 65% का भी कितना निकाल रहे हैं 30%, वो क्या होगी, सेविंग होगी। फिर से समझिएगा ध्यान से, सेविंग क्या होगी, जो भी टोटल आय है x है, x का 65% निकालेंगे, यानी रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा, और उस रिमेनिंग अमाउंट का 30% जो वैल्यू है, रिमेनिंग अमाउंट का 30% जो वैल्यू है वो 8,775 रुपये है। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। 13 से डिवाइड कर लीजिए, 13 पंजे 65, इधर 13 2 जा 26, बचा कितना 3, तो ये हो जाएगा 32। अगेन 13 2 जा 26, बचा कितना 6 65, 13 पंजे 65, 225। फिर 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से ये कट जाएगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो x इक्वल टू 45 इंटू ये 3 जीरो आ जाएंगी, तो 1000, दैट इज़ 45,000 रुपये इसकी मासिक आय हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। इसमें कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 60 चिल्ड्रन, एक कक्षा के अंदर 60 छात्र हैं,
30% चिल्ड्रन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, 30% छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं। 20% ओनली हिंदी, और सिर्फ हिंदी बोलने वाले 20% छात्र हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, और जो बचे हुए शेष छात्र हैं वो दोनों ही भाषा बोल सकते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन स्पीक हिंदी, तो कितने बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी बोल सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे पाई चार्ट से। इसमें क्या करते हैं, 2 सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल डिनोट करेगा इंग्लिश को और दूसरा सर्कल डिनोट करेगा हिंदी को। इसने बोला क्या है, 30% चिल्ड्रन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। देखिए ओनली इंग्लिश वाला पोर्शन ये होगा, ओनली इंग्लिश वाला। तो कितने परसेंट है, 30% ऐसे हैं जो ओनली इंग्लिश बोलते हैं, और 20% ओनली हिंदी। ओनली हिंदी वाला पोर्शन कौन सा होगा, ये वाला, ये ओनली हिंदी को डिनोट करेगा ये पोर्शन। तो ओनली हिंदी को डिनोट कर रहे हैं कितने, 20%। कक्षा के अंदर कुल छात्रों की संख्या कितनी रही होगी, 100%, क्योंकि अपने आप में ओवरऑल कोई चीज़ कितनी होती है, 100% होती है। यानी ये 60 चिल्ड्रन जो है ये अपने आप में 100% है। इसने क्या बोला है, एंड द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। बचे हुए जो छात्र हैं 100% में से 30 इधर चले गए, 20 इधर चले गए, तो कितने हो गए, 50 तो जा चुके हैं। तो जो बोथ द लैंग्वेजेस बोलते हैं वो कितने हैं, 50%। तो हम यहाँ पे कहेंगे इंग्लिश वाले कितने होंगे, देखिए सभी को निकाल लेते हैं। इंग्लिश वाले होंगे 30% ऑफ टोटल। 30% कितना होता है, 3/10 फ्रैक्शन किसका, टोटल का, 60 का। तो 18 चिल्ड्रन ऐसे होंगे जो इंग्लिश बोलेंगे, सिर्फ इंग्लिश। इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस जो बोलते होंगे वो कितने होंगे, 50%। 50% मतलब 1/2 ऑफ टोटल। टोटल अगेन कितना है, 60। तो 30 बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों भाषा बोलते होंगे। ओनली हिंदी अगर बात की जाए, ओनली हिंदी, ये ओनली इंग्लिश है और ये ओनली हिंदी है। ओनली हिंदी वाले कितने होंगे, 20%। 20% कितना होता है, 1/5 फ्रैक्शन, 1/5 ऑफ 60। तो 12 छात्र ऐसे होंगे जो सिर्फ हिंदी बोलते होंगे। तो हमसे क्या पूछा गया, हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन स्पीक हिंदी, हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन स्पीक हिंदी। तो इसका आंसर कितना होगा, देखिए ये 30 भी तो हिंदी बोल रहे हैं और ये 12 भी हिंदी बोल रहे हैं। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 42 चिल्ड्रन कैन स्पीक हिंदी। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। इसमें क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स। एक परीक्षा में 65% छात्र ऐसे थे जो मैथ्स में पास हुए। 48% पास्ड इन फिजिक्स, 48% छात्र ऐसे थे जो भौतिकी यानी फिजिक्स में पास हुए। एंड 30% पास्ड इन बोथ, और 30% छात्र ऐसे थे जो दोनों ही विषयों में पास हुए हैं। हाउ मच परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर के कितने प्रतिशत छात्र असफल रहे, ये बताना है। अगेन 2 सब्जेक्ट की बात हो रही है तो 2 सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल डिनोट करेगा मैथ्स को और दूसरा सर्कल डिनोट करेगा फिजिक्स को। 65% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स, ये वाला जो सर्कल है ये मैथ्स का है, 65% है ये। 48% पास्ड इन फिजिक्स, और ये वाला जो सर्कल है ये किसका है, फिजिक्स का। दोनों में मिलाकर के 30%, यानी फिजिक्स और मैथ्स के मिलाकर के 30% छात्र पास हुए हैं। अब देखिए केवल मैथ्स, सिर्फ मैथ्स वाला, जैसे हमने यहाँ पे ओनली ये देखा था ना, ओनली इंग्लिश, ऐसे ही ओनली मैथ्स वाला ये है। 65% टोटल थे जो मैथ्स में पास हुए हैं। 65 में से 30 निकाल दिए तो बचे कितने, 35%। 35% बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ मैथ्स में पास हुए हैं। और फिजिक्स में कितने पास हुए हैं टोटल, 48%। 48 में से 30% निकाल देंगे तो ये इधर हमारे पास कौन से रह जाएंगे, फिजिक्स वाले। फिजिक्स वाले कितने रहेंगे, 48 में से 30 गए, 18% बच्चे ऐसे होंगे जो ओनली फिजिक्स में पास हैं। तो देखिए क्लास के अंदर जो टोटल स्ट्रेंथ रही होगी वो कितनी रही होगी, 100%। क्लास के अंदर टोटल स्ट्रेंथ कितनी रही होगी, 100%। उसमें से 2 कैटेगरी होंगी, एक तो पास्ट वाली और दूसरी फेल्ड वाली।
पास वाले कितने हैं देखिए 35% तो ये पास हुए हैं, 30% दोनों में मिला के पास हुए हैं और 18% केवल फिजिक्स में पास हुए हैं, ओनली फिजिक्स वाले। तो जोड़ दीजिए इनको, 30 30 60 70 80 और ये जुड़ करके हो जाएगा 83%। 100 में से 83% पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे 17%। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 17% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स।